हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विजेता सीरीज में। माई सेल्फ रौनक। और आज अपन करने वाले वेक्टर, इसके वीवीआई क्वेश्चंस। देखो बच्चों, इस चैप्टर की सबसे पहले मैं आपको खासियत बता देता हूं। इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। देखा जाए तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट जो है, और आपका क्रॉस प्रोडक्ट, इनसे मेनली जो सवाल है वो बनता है। पर डॉट प्रोडक्ट पे आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि इससे सवाल ज्यादा बनता है, ठीक है। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन, और बहुत ही प्यारा वो लेक्चर था। आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आए उसमें, ठीक है। और आज के लेक्चर में अपन देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, पीवाईक्यूज क्या है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कौन कौन से क्वेश्चन है जिनके आने के चांसेस है, और वो कौन कौन से कंसेप्ट है जो अपन को यहाँ से सीखने चाहिए। ये चैप्टर आसान है, इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है इसका एप्लीकेशन उसमें ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में मेरे पास ज्यादा करवाने के लिए है नहीं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें मैं बहुत सारा जो है वहां पे कवर कर सकता हूं, ठीक है। चलिए चालू करते हैं वेक्टर। तो सबसे पहले अपन देखेंगे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, और फिर इसके किस किस टाइप के सवाल बन सकते हैं अपन उसकी बात कर लेंगे। चलिए चालू करते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों। सवाल जो पहला बन सकता है वो ये है कि अगर एक ट्राइंगल है मेरे पास, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। देखें बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैंने इसके पोजीशन वेक्टर को बोल दिया ए वेक्टर, इसके पोजीशन वेक्टर को बोल दिया बी वेक्टर, और इसके पोजीशन वेक्टर को क्या बोल दिया बच्चों, सी वेक्टर। ऐसा आप बोल सकते हैं। अब बच्चों अगर इसका पोजीशन ए वेक्टर है, ये इसका पोजीशन बी वेक्टर है, तो आप मुझे ए बी वेक्टर बता सकते हैं क्या बनेगा। तो बच्चों ये किस टाइप से बनता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, लिख लीजिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सिमिलरली अगर आप यहां पे बी सी वेक्टर लिखेंगे, ये आपके पास बनेगा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और नेक्स्ट अपन लिख देते हैं ए सी वेक्टर विच इज इक्वल टू सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बच्चों यहां पे आप ए सी की जगह कौन सा लिख लें, सी ए। उसका रीजन अभी मैं आपको बता देता हूं, सी ए वेक्टर बनेगा ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब देखिए आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको उसमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। फर्स्ट ए बी वेक्टर प्लस बी सी प्लस सी ए। बच्चों ए बी ये है, बी सी ये है, और सी ए ये है। अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो मुझे बता सकते हैं किसके इक्वल बनेगा। तो देखें अगर आप इनको ऐड करेंगे, बी से बी गया, सी से सी गया, और ए से ए गया, यानी ये जीरो आ जाएगा। और अगर ये जीरो आ जाएगा तो इसका ए ऑप्शन तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखें बच्चों, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर माइनस ए सी वैक्टर। तो बच्चों ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी करेंगे तो ये बन जाएगा सी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, और साथ में माइनस ए सी किया। अब बच्चों माइनस ए सी किया, इसका मतलब समझ रहे हैं, माइनस माइनस टाइम्स ऑफ ए सी, मतलब इसका उल्टा है ना। AC क्या बन जाएगा आपके पास, यहां पे लिख लीजिए AC वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास C वेक्टर माइनस A वेक्टर, ठीक है। इसका वैल्यू रख दीजिए, तो माइनस C वेक्टर माइनस A वेक्टर, ये भी किसके इक्वल आ गया, जीरो, यानी इसका बी ऑप्शन भी क्या हो गया बच्चों, सही। क्लियर है क्या। चलें आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए बच्चों, AB प्लस बी सी माइनस सी। अब देखो प्लस में जीरो आ रहा था, तो माइनस में जीरो तो नहीं बनेगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रखा है ए बी माइनस सी बी प्लस सी ए वैक्टर। चलिए अब बच्चों ध्यान से देखना, ए बी यहां से आप लिख सकते हैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस सी बी, यानी बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर प्लस सी ए, मतलब ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, ये बी से बी गया, और ये बन जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, और ये किसके इक्वल आ गया, नल, यानी इसका आंसर ये भी सही हो जाएगा। मल्टीपल करेक्ट में होगा तो ये आंसर इसका हो जाएगा। इसमें ये भी बोल सकता है विच इज नॉट ट्रू। अच्छा चलिए, नॉट ट्रू था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है क्या, है ना। अगर मल्टीपल में होता विच इज ट्रू तो आप इसका आंसर बोल देते ए बी एंड डी। तो कौन सा गलत है, ये वाला। क्लियर है क्या, लिख लें, इसे लिख लें। तो इस टाइप का जब भी सवाल है आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे सीधे पोजीशन वेक्टर अगर मुझे एक लाइन का लिखना है तो वो टर्मिनल माइनस इनिशियल करके आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, ये रहा। अब बच्चों यहां पे अपन खेल चालू करते हैं। यहां पे आपको क्या बोला गया है, एक वेक्टर है, नॉन जीरो है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। चलिए आगे बोला है लैम्डा इज नॉन जीरो स्केलर, मतलब एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये बोल रखा है लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, 1। क्यों, क्योंकि बच्चों ये कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। चलिए अब इसके बारे में अपन पता करते हैं, ध्यान से सुनिए। अब मुझे लैम्डा के बारे में पता करना है, तो बच्चों अगर मैं देख पा रहा हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, लैम्डा मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1। सही बात है। और अगर ये सही बात है, इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल दे रखा है, ए के।
और यहां पे मॉड इस पे भी लग जाएगा, तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है ए। तो यहां से ए का वैल्यू कितना बोल देंगे आप 1/λ, ये एक नंबर में बनने के चांसेस है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास डी। क्लियर है क्या? इसका आंसर आपके पास कितना हो जाएगा डी। चलें आगे, आगे चलें, तो इस टाइप का सवाल तो अब इजीली तुमसे हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अगले सवाल की। एक वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन में लिखना है। सबसे पहले तो अपन एक यूनिट वेक्टर लिखना सीखते हैं इसकी डायरेक्शन में। बच्चों अगर इसकी डायरेक्शन में है ना, तो ये तो बनेगा ही बनेगा। बस अब यूनिट वेक्टर है तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे? इसके मैग्नीट्यूड से, क्योंकि अपन ने फॉर्मूला क्या देखा है कि ए कैप, ये यूनिट वेक्टर इस तरीके से लिखा जाता है, इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब यहां से आपने एक यूनिट वेक्टर लिख दिया, ए कैप इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। बच्चों ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये इक्वल आ जाएगा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाय ये 9 का रूट कितना हो जाएगा 3। चलिए ये तो बन गया आपके पास। अब मुझे कौन सा वेक्टर लिखना है? इसकी डायरेक्शन में तो ये वेक्टर आ गया, पर उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड 9 होना चाहिए। और अगर उसका मैग्नीट्यूड 9 होना चाहिए, बच्चों इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 9 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 9 से। और अगर 9 से मल्टीप्लाई करना जानते हो तो इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? 9 मल्टीप्लाई, भाई बता दीजिए, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाई 3। भाई ये कैंसिल हो गया, ये से 3 टाइम्स कैंसिल होकर ये बन जाएगा 3 आई कैप माइनस 6j कैप प्लस 6 टाइम्स ऑफ k कैप। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्या ये बात आपको समझ में आई? इस तरीके से अब ये बोले कि मैग्नीट्यूड मुझे 18 चाहिए, अरे तो 9 की जगह 18 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। बस आप क्या करो, एक यूनिट वेक्टर लिखना सीख जाओ। क्या करो? वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। इस टाइप का सवाल भी आपके पास बन सकता है। क्या बोल रहा है? राइट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ दिस टू वेक्टर। बच्चों इसको ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो सबसे पहले आप क्या निकाल दीजिए? इसका सम। जो बोले एक एक स्टेप बाय स्टेप चलो। वेक्टर सबसे आसान चैप्टर है अगर मैं आपको बात करूं, ठीक है। आपने वन शॉट देखा होगा, उसमें देखा होगा कुछ ऐसा कंसेप्ट है नहीं जो अपन से छूट सकता है, ठीक है। और जो 3D चैप्टर है वो भी आसान, ठीक है, पर उसमें थोड़े से जो एप्लीकेशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, प्लेन में अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, और लाइन में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो कल अपन वो भी डिस्कस कर लेंगे। पर वेक्टर जो है वो बिल्कुल स्कोरिंग है, ठीक है। देखें भाई, सबसे पहले अपन को क्या निकालना है? सम निकालना है। मतलब आप क्या करना चाहेंगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की बात करेंगे। ए प्लस बी कितना हो जाएगा? लिख लीजिए, ये आपको गिवन है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5 टाइम्स ऑफ k कैप प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों? 2i कैप प्लस j कैप माइनस 7k कैप। अब देखें भाई, ये आपके पास बन चुका है, इन दोनों का एडिशन आप निकाल लेंगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 12k कैप, इस तरीके से। अब बच्चों अगर ये बन गया, अब इसकी डायरेक्शन में मुझे क्या करना है? एक यूनिट वेक्टर निकालना है। इसको मैंने पी वेक्टर बोल दिया। इसको क्या बोल दिया? पी वेक्टर। भाई अगर ये पी वेक्टर हो गया तो भाई जल्दी से बताइए, इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, यानी उसको क्या नाम दे देंगे? पी कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लिख लीजिए 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 12k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का होल स्क्वायर। ये आप सॉल्व कर लीजिए, ये बन जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 12k कैप अपॉन अंडर रूट। देखना भाई, 16 प्लस 9 प्लस 144, इसको ऐड कर सकते हैं। 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 12k कैप अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा? 169, और विच इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 12k कैप अपॉन 13। ये क्या हो जाएगा? इसका फाइनल आंसर। इस तरीके से तो अपन ने कुछ भी अलग नहीं किया। सबसे पहले उसने बोला था भाई सम निकाल लो, तो उसका सम निकाला। फिर क्या किया? उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिख दिया, इजीली उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। लिख लो, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। क्रॉस चेक करना। अच्छा, अब मोटिवेशन मिलता है नहीं मिलता आंसर चेक करके? हाँ, बताना जरूर। चलें आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? ध्यान से सुनना। दो वेक्टर्स इक्वल तब होते हैं जब एक तो उनकी डायरेक्शन सेम हो, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो? इक्वल हो।
अब डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, और यहां पे इसने क्या बोला है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी वेक्टर। ध्यान से सुने बच्चों, ए वेक्टर आपको क्या गिवन है, एक्स आई कैप प्लस 2j कैप माइनस जेड के कैप इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3i कैप माइनस वाई जी कैप प्लस के कैप। अब बच्चों ये दोनों इक्वल तभी हो पाएंगे जब इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी सेम हो। इसका मतलब इसका जो आई वाला कंपोनेंट है और इसका जो आई वाला कंपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, तो यहां पे आप x का वैल्यू किसके इक्वल बोल देंगे, सिमिलरली ये 2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस वाई के, और जो माइनस जेड है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो यहां से x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -2 एंड z इज इक्वल टू -1। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या, इजीली हो जाएगा। अभी समझ में आ रही है चीजें, मजा आ रहा है अब मैथ्स करने में। हाँ, प्यार होने लगा है तुम्हें मैथ्स से या किसी और से लगा बैठे हो दिल चलिए देखते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ दिस। ठीक है, अब देखो ये दो टाइप का, एक मैंने पहले भी करवाया था, इसमें एक नया वर्ड जो जुड़ा है वो है पैरेलल। तो इससे तुम्हें घबराना नहीं है ना। एक वेक्टर है, उसके पैरेलल वेक्टर क्या होगा, अगर आप उसको उसके स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे वो क्या हो जाएगा आपका पैरेलल। जैसे ये मेरे पास ए वेक्टर है, अब इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया और डायरेक्शन सेम, तो ये कौन से वेक्टर्स हो गए, पैरेलल। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब बच्चों इसने ये बोला है कि आपको क्या करना है, सम के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, क्या निकालोगे, इनका सम। इसका सम किस तरीके से निकलेगा, तो सबसे पहले आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल। भाई पूछा सेम है, बस पूछने का जरिया अलग है ना भाई, पैरेलल करके पूछ लिया। तो देखें भाई a प्लस बी क्या बनेगा, यहां लिख लीजिए i प्लस जे प्लस के, और साथ में प्लस लगा के क्या कर दीजिए 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5 टाइम्स ऑफ k कैप। भाई दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप इज इक्वल टू a प्लस b। इसको मैंने p वेक्टर फिर से बोल दी। अब बच्चों इसकी डायरेक्शन में मुझे क्या करना है, एक पैरेलल वेक्टर लिखना है। तो भाई वो पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, उसको मैंने q बोल दिया, उस वेक्टर को मैंने क्या बोल दिया, q इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ p। क्यों लैम्डा क्यों हुआ, क्योंकि बच्चों इसकी डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन सेम है, बस मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। तो भाई ये लिख लिया अपन ने लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। अब बच्चों मुझे ये बताओ, ये जो वेक्टर है क्या एक यूनिट वेक्टर है, और अगर यूनिट वेक्टर है इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। तो आप लिख लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ q इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड यानी लैम्डा, यहां आ गया 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, अब बच्चों इसमें अपन क्या करेंगे, ये 1 दे रखा है इज इक्वल टू मॉड लैम्डा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ भाई 9 प्लस 4 प्लस 36, ये तो 49 7 हो गया, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस 1/7। अब इसको आप क्या कीजिए, इसमें डाल दीजिए। अब बच्चों इसने पैरेलल बोला है, एंटी पैरेलल नहीं बोला है। ठीक है, तो आप लैम्डा का वैल्यू डालिए। जैसे ही लैम्डा का वैल्यू डालेंगे तो q वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/7 टाइम्स ऑफ 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, अब देखो यहां पे बच्चा बोलेगा सर माइनस वाला भी तो आ सकता था। अब ये बहुत डीप बात है, ध्यान से सुनना। इसने बोला है पैरेलल टू द सम। पैरेलल मतलब होता है बच्चों ये इस टाइप से, और अगर ये बोलता एंटी पैरेलल भी हो सकता है तो आप क्या करते, एक ये और एक। तो बच्चों इनमें क्या होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, मतलब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है। इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर हो जाए। लिख लीजिए इसे लिख लीजिए। ये मीन्स में बहुत ज्यादा कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, वहां पैरेलल और एंटी पैरेलल में गलती कर देते हैं, है ना। बेसिकली इनका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, इसका नेगेटिव आता है ना। वो क्यों आता है, क्योंकि डिफरेंस, एंगल का डिफरेंस 90 से ज्यादा है, इसके चक्कर में। पैरेलल है तो वैसे भी 0 आएगा, है ना, वो सीधी बात है। चलें आगे, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे बात करते हैं अगला, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose diagonals are represented by this। चलिए अब बच्चों सबसे पहले अपन पैरेललोग्राम की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अपन ने वन शॉट में देखा था, ध्यान से सुनिए।
मेरे पास एक पैरेललोग्राम है भाई, इसके इस तरीके से मैंने क्या किया, एक पैरेललोग्राम बना दिया। अब उसके डायगोनल दे रखे, मैंने क्या किया, पी और क्यू बोल दिया भाई इसकी साइड से। पी और क्यू क्या है, इसकी साइड से। ध्यान से सुनो। अब बच्चों अगर ये क्यू है तो इसकी डायरेक्शन में क्या ये भी क्यू होने वाला है, और अगर ये पी है तो ये भी क्या होने वाला है, पी हो जाएगा। अब बच्चों अगर आप इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे, इस वाले ट्राइंगल की, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया आप इजीली बता देंगे, हाफ पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड। और अगर मैं इस पूरे की बात करूंगा वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर पूरे का एरिया हो जाएगा इसका 2 टाइम्स, है ना भाई, ये सिर्फ A1 की बात करिए, और पूरा एरिया हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A1 विच इज इक्वल टू P क्रॉस Q। ये तो तब बात करते हैं जब ये क्या है, साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर भाई मुझे तो डायगोनल दे दिए, और अगर डायगोनल दे दिए तो मुझे क्या निकालना है, पहले डायगोनल निकालने हैं। अब डायगोनल कैसे निकाले, अगर साइड्स दे रखी होती तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेकर उनका मैग्नीट्यूड लेते, वो उसका एरिया बता देते। पर अगर डायगोनल दे रखे तो ध्यान से देखें, इसको मैंने क्या बोल दिया बच्चों, D1, इसको मैंने क्या बोल दिया, D1। अब ध्यान से सुने, अगर ये D1 है बच्चों, अगर मैं ये डायरेक्शन बोल देता हूं तो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, Q वेक्टर। P वेक्टर प्लस D1 वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q वेक्टर, है ना। यहां से गए तो वो ट्राइंगल लॉ लगा के आप बोल सकते हैं D1 वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर माइनस P वेक्टर। सिमिलरली ध्यान से सुनना, इसको मैंने बोल दिया बच्चों D2 वेक्टर, इसको क्या बोल दिया, D2। अगर ये Q है तो ये भी Q होगा, है ना। तो ये P है, ये Q है, तो यहां से D2 कितना आ जाएगा, D2 वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P प्लस Q, P प्लस Q। ठीक है, अब इस तरीके से आगे, अभी मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करना सिखा रहा हूं। मेरा देखो, अगर मुझे सिर्फ यहां पे तुम्हें प्रॉब्लम ही करवाना होता, सीधे सीधे फॉर्मूला बोलता, हाफ D1 क्रॉस D2 करो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। पर थोड़ा सा मैं तुम्हें फील दिलाना चाहता हूं कि ये आ क्यों रहा है। ठीक है, तो एरिया क्या होता है कि भाई अगर साइड्स आपको पता है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले, आपका आंसर आ जाएगा। पर अगर डायगोनल पता है, कई बार वो ये भी पूछ लेता है इसमें कि भाई साइड्स ये है, आप डायगोनल बता दीजिए, तो बच्चों को पता ही नहीं है तो फिर निकालेंगे कैसे। इस तरीके से आप डायगोनल निकाल सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, यहां पे D1 क्रॉस D2 निकाल ली। अब बच्चों D1 क्रॉस D2 मतलब Q माइनस P क्रॉस विद P प्लस, बच्चों इसका क्रॉस इसके साथ कितना आ जाएगा, Q क्रॉस P, इसका क्रॉस इसके साथ 0, क्योंकि सेम वेक्टर्स है तो उनके बीच में एंगल 0 है, तो भाई मॉड ऑफ समथिंग इनटू साइन थीटा होता है, और साइन 0 0 होता है। ठीक है, सेम वेक्टर्स है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। अब ये कितना आएगा, माइनस P क्रॉस P, ये भी 0 है ना, और माइनस P क्रॉस। अब बच्चों एक चीज और ध्यान देना, अगर आप इसका रिवर्स करोगे, यहां पे भी एक माइनस आ जाता है, यानी A क्रॉस B जो होता है वो माइनस टाइम्स ऑफ B क्रॉस A होता है। इसका मतलब ये आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ P क्रॉस Q। और अगर ये D1 क्रॉस D2 की आप बात कर रहे हैं तो दोनों साइड क्या कर लीजिए, मैग्नीट्यूड ले लीजिए। भाई D1 क्रॉस D2 का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आएगा, 2 टाइम्स ऑफ P क्रॉस Q के मैग्नीट्यूड के। और P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, एरिया, यानी एरिया इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ टाइम्स ऑफ D1 क्रॉस D2। और अगर आपको डायगोनल पता है, आप क्या कीजिए, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए और उसका 1/2 टाइम्स कर दीजिए। पर अगर आपको साइड्स पता है, सीधे सीधे क्रॉस प्रोडक्ट लेकर आप क्या कर दीजिए, उसका मैग्नीट्यूड लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप जल्दी से, अगर देखो ये आपको डायगोनल्स दे रखे, मतलब ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए जल्दी से, और अपन फिर इसका एरिया निकालते हैं। करिए भाई, कितना आएगा देखें, तो ये हटा दें, अब ये हटा देते हैं, ध्यान से देखें। तो भाई एरिया का फॉर्मूला लगा दें आप, एरिया का फॉर्मूला, है ना, ये मैंने पूरा डिराइव भी करवा दिया, कई बार ये भी पूछ लेता है इसलिए, है ना। अब ध्यान से सुनना, आप A क्रॉस B निकालेंगे। सबसे पहले A क्रॉस B किस तरीके से निकाला जाता है, I J K, यहां पे A वाले के कोफिशिएंट विच इज 2 -3 and 4, और यहां कितना आ जाएगा, 2 -1 and 2। बच्चों ये कितना आ जाएगा, I -6 + 4 यानी -2, माइनस J 4 -8 यानी -4 प्लस K, ये आ जाएगा -2 + 6 विच इज इक्वल टू 4। तो ये आ गया -2i कैप + 4 j कैप + 4 k कैप। ये क्या आ गया, A क्रॉस B।
अब बच्चों आपको एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला हाफ, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ इसका मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा अंडर रूट टाइम्स ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, वो ये हो जाएगा 1/2। देखें भाई 16 और 16 32 और 4 कितना हो गया 36, और ये 6 आ गया, यानी इसका आंसर आ गया 3 स्क्वायर। तो अब इसमें मैंने 4 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए। कौन कौन से? अगर डायगोनल दे रखे हो तो आप साइड्स निकाल सकते हैं, अगर साइड्स दे रखी है तो डायगोनल निकाल सकते हैं इस तरीके से। अगर साइड्स दे रखी है तो एरिया निकाल सकते हो, और अगर डायगोनल दे रखे हैं तो एरिया निकाल सकते हो। अगर साइड्स होती तो डायरेक्ट a क्रॉस b से आंसर आ जाता, पर अगर डायगोनल है तो 1/2 भी आपको करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? चलें आगे, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। देखें बच्चों, अब बात करेंगे वो कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में आपको एंगल निकालना है तो भाई हमेशा याद रखना डॉट प्रोडक्ट से बेहतर कुछ नहीं होगा। अगर a डॉट b की आप बात करते हैं, a डॉट b क्या होता है? ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर हमेशा आ जाएगा। अब आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में पता ही है, ए आपको पता है, लिख लीजिए आई प्लस जे माइनस के, इसका डॉट किसके साथ लेना है? आई माइनस जे प्लस के इज इक्वल टू, बच्चों इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ 3, इसका भी कितना आ जाएगा √3 और कॉस ऑफ थीटा। अब देखें भाई इनका डॉट प्रोडक्ट बनेगा, आई डॉट आई हो गया 1 इंटू -1 यानी -1, और यहां भी कितना आ गया -1 इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा। बच्चों ये कैंसिल हो गया, यहां से कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया? -1/3, यानी थीटा कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स -1/3। ये इसका आंसर। इस तरीके से आप बिल्कुल निकाल सकते है ना। डॉट प्रोडक्ट लेना आता है ना, वन शॉट देखा है, इतना तो यार इतना मैं मानता हूं कर लिया होगा, है ना भाई। ठीक है थोड़े बहुत तुम मक्कार हो, पर इतने थोड़ी ना होंगे कि सर अभी डॉट प्रोडक्ट ही नहीं सीखा हमने, हम तो कफन बांध के निकले हैं, एग्जाम से 2 दिन पहले ही पढ़ेंगे, है ना। नहीं, ऐसा काम अपन को नहीं करना है ना। थोड़ा सा जागरूक बनो, ठीक है, पागल मत बनो, जागरूक बनो, है ना। मतलब ठीक है टाइम ज्यादा मिला, इसका मतलब ये थोड़ी ना अब उसमें प्रैक्टिस करो अच्छी, है ना। मैथ्स तो वैसे भी लव है ना, मैथ्स इज लव, लव LUB होता है ना, लव। यस, मैथ्स के लिए एक मैथ्स के लिए दिल जरूर बनाना ना। जिसको मैथ्स से प्यार हो गया ना जिंदगी में, उससे खूबसूरत इंसान कोई हो नहीं सकता। हाँ, मैं मैक्स स्पेसिफिक नहीं हो रहा हूँ, मैक्स के लिए मेरा प्यार है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलो चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं बच्चों। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, a का मैग्नीट्यूड दे रखा है, b का निकाल लीजिए मैग्नीट्यूड। चलिए देखते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। एक प्रॉपर्टी आपने देखी होगी कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर है वो a डॉट a के बराबर होता है। सही बात है क्या? और जब भी मैग्नीट्यूड दे रखा हो आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अब ये कैसे यूज होगी, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अगर ये पता है, यानी मैं ये बोल सकता हूं a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b। ये कैसे आया? बहुत आसान है, देखें। अगर मैं बात कर रहा हूं a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? a प्लस बी का। बच्चों यहां पे a का a के साथ a का स्क्वायर प्लस b का b के साथ यानी b स्क्वायर प्लस a डॉट b, और साथ में कितना आ जाएगा? प्लस b डॉट a। बच्चों b डॉट a और a डॉट b तो सेम होता है, और अगर ये सेम होता है तो ये 2 टाइम्स ऑफ ये ऐसा बन जाएगा। अब दूसरी चीज अपन यहां पे लिख सकते हैं, अगर बच्चों यहां पे प्लस की जगह माइनस आता है तो ये कितना बनेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b। अब देखिए, अब अपन को क्या क्या पता है? ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये निकालना है, इसको हटाना है। तो क्या कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड करेंगे ये आ जाएगा a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें ऐड किया तो 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू रख दीजिए बच्चों, ये आ जाएगा 60 का होल स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर विच इज 22 का होल स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर। देखें आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 3600 और ये आ जाएगा 1600 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, इसका स्क्वायर कितना होगा निकाल सकते हो, 484 कितना हो जाएगा? 484 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर। अरे सही है क्या? देखो भाई 2 से डिवाइड भी कर दो,
कर दो तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1800 प्लस ये आ जाएगा 800 इज इक्वल टू 484 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। भाई ये तो कितना हो जाएगा 2600 है ना, और 2600 सही चल रहा है ना, 26 दूनी 52 सही है, और -484 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहां से आप इसको इजीली निकाल सकते हैं, देखें ये आ जाएगा 2116 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ बी आप इजीली निकाल सकते हैं, इसका रूट। क्लियर है ना? तो ये एक बार कैलकुलेशन देख लेना यार, कितना आ रहा है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये तो सही लिखा है, ये आ जाएगा 3600 1600 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ये 484 आ गया है ना, 484 बिल्कुल सही है, और ये कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो ये डिवाइड किया 5200 2600 और माइनस ये बिल्कुल सही है, इसका रूट निकाल लीजिए, आता है निकालना ना, वो ऐसे निकाल लेते हैं, पॉइंट्स में निकल जाएगा बिल्कुल आसानी से। ये आ जाएगा 2116, ये गया 4 4 से कितना होता है 16, ये आ जाएगा 516, भाई 4 + 4 8 है ना, तो 8 8 16 आते 8 चौक 32 8 पंजे 40 8 6 48 86 इंटू 6 6 छंग 36 3 48 51 सही है, ये आ गया 6, ये आ गया यानी ये 46 बन जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आ गया 40। क्लियर है? इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो, ये 46 का स्क्वायर होता है। चलते हैं आगे, अगला बात करते हैं। देखें भाई, आपको शो करना है 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, कैसे शो करें, ध्यान से देखिए। 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है, आपको शो करना है कि वो एक लाइन में है, ठीक है। अब देखें भाई, इसका मैं पहले थोड़ा सा लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। अगर एक लाइन में है, अगर बच्चों ये ए है, ये बी है, और ये क्या है सी, ये एक रफ एस्टिमेट मैंने लिया है। मुझे ये बताओ, अगर ये कोलिनियर हुए तो जो ए बी की डायरेक्शन है और जो बी सी की डायरेक्शन है और जो ए सी की डायरेक्शन है वो क्या सेम होगी क्या? और अगर सेम होगी तो आप सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, ए बी वैक्टर। सिंस ए बी वैक्टर आप निकाल लेंगे तो क्या बनेगा, बी माइनस विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3i कैप माइनस j कैप प्लस -2k कैप -2k कैप। सिमिलरली मैंने क्या निकाल दिया, बी सी वैक्टर, ये क्या आ जाएगा भाई c माइनस बी विच इज इक्वल टू 6i कैप -2j कैप -4k कैप। ध्यान से सुनना, इन दोनों से भी काम हो जाएगा, पर एक और चीज जो आप निकाल लें वो भी है सी ए सी वैक्टर या सी ए वैक्टर, जो भी आपको निकालना। सी ए वैक्टर आएगा बच्चों दिस माइनस दिस विच इज इक्वल टू 9i कैप -3j कैप -6k कैप। देख लें अब बच्चों, अगर आप ज्यादा ध्यान देंगे आपको पता चलेगा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा, सिंस ए बी वैक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कितना आ गया बी सी वैक्टर। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया डायरेक्शन तो सेम है, बस मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है। मतलब डायरेक्शन अगर सेम है तो ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं बन सकता कि ये तीनों एक लाइन में नहीं होंगे। तो अपन क्या बोल देंगे, सिंस डायरेक्शन ऑफ ए बी एंड बी सी आर सेम therefore a b c पॉइंट्स आर कोलिनियर। बस एक लाइन लिखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चा बोल रहा है सर हम तो इससे देखेंगे, अरे तो इससे देख लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, और अगर ये आ जाएगा इसका मतलब ए बी और सी ए बी और सी ए इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी सेम। अब वो थोड़ा सा फिगर में इधर उधर हो जाएगा है ना भाई, तो पर डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल सेम आपके पास आने वाली इस तरीके से। आप बोलेंगे सर बीसी और सीएमए में क्या होगा, अरे तो इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा इस तरीके से। तो आप क्या समझ लेंगे, बस एक लाइन लिख लेना, सिंस डायरेक्शन ऑफ ए बी एंड बी सी एंड सी ए आर सेम देयरफॉर दे आर कोलिनियर। ठीक है, चले ये सबसे इजी मेथड है, इससे आप लगाएं आपको मार्क्स भी पूरे मिलेंगे, पूरे, ठीक है ना, कोई एक भी नंबर नहीं घटेगा। अगला, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स और ए डॉट बी बच्चों पॉजिटिव है ओनली व्हेन। अब आपको थीटा के बारे में पता करना है, तो बच्चों देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं ए डॉट बी होता क्या, तो बच्चों ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा यहां से कितना आ रहा है, ये आ रहा है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बच्चों ये मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और अगर ये हमेशा पॉजिटिव होता है इसका मतलब
यहाँ पे a डॉट बी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी cos थीटा आपके पास क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, है ना। और अगर इक्वल टू 0 है यानी थीटा 90 भी हो सकता है, यानी अगर मैं थीटा की बात करूं वो कहां से कहां तक चलेगा, 0 से लेकर 90, और दोनों पे क्लोज। क्लोज क्यों होगा, क्योंकि बच्चों अगर 90 हुआ तो डॉट प्रोडक्ट 0, और अगर 0 हुआ तो cos थीटा कितना आ जाएगा वहां पे 1। क्लियर है क्या? हाँ, पाई तक तो नहीं चलेगा क्योंकि पाई पे नेगेटिव होता है ना, ये चीज आप ध्यान दीजिए। चलते हैं आगे। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी हुज मैग्नीट्यूड आर दिस एंड दिस और ए डॉट बी। तो भाई सीधे सीधे अब देखो, इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा 2 नंबर या 1 नंबर में पूछे जाते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे फॉर्मूला लिख देना है। भाई cos थीटा होता क्या है, ये होता है a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। भाई cos थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2√3 अपॉन कितना आ जाएगा, √3 इंटू 4। बच्चों ये कैंसिल हो गया, और cos थीटा का वैल्यू यहां से कितना आ गया, 1/2, और अगर cos थीटा 1/2 यानी थीटा कितना हो जाएगा, 60। क्लियर है? इस तरीके से बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं याद फिर बेड़ा गर्क हो गया। चले आगे, ये रहा। अब इस टाइप के 3 सवाल जो है मैं लगातार लेकर आऊंगा, ठीक है। देखना ये सवाल जो है रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, आपके एनसीईआरटी में भी, एग्जाम्पलर और पीवाईक्यूज में भर भर के, ठीक है। देखें इन टाइप के सवाल करते कैसे, है ना बच्चों। इसमें एक जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो है कि a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अभी अपन ने देखा था मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मतलब ए का डॉट ए के साथ, मतलब इसका डॉट इसी के साथ आप लिख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, और इसका डॉट किसके साथ, ए प्लस बी प्लस सी। अब बच्चों दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, ध्यान से देखना, ये बन जाएगा ए का डॉट ए के साथ, यानी मैग्नीट्यूड, भाई ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर पता है ना, सेम वही लिख दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये इसका फॉर्मूला बनता है। अब यहां पे आप सेम फॉर्मूला जो है वो बनाएंगे, ध्यान से देखना। आपको क्या बोल रखा है भाई, गिवन क्या है, गिवन लिख लेते हैं। गिवन आपको है कि भाई a का मैग्नीट्यूड सिमिलरली b का मैग्नीट्यूड और c का मैग्नीट्यूड ये किसके इक्वल है, 1। ये आपको गिवन है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये एक यूनिट वेक्टर है, और आपको ये भी बोल रखा है ये नल मैट्रिक्स है, और अगर नल मैट्रिक्स इसका इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0, यानी ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0, यानी इसका स्क्वायर भी 0 होगा क्या, और अगर इसका स्क्वायर भी 0 होगा, बच्चों निकालना क्या है, ये चीज। अब इसका स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए एंड दिस इज इक्वल टू 0। बच्चों इन तीनों का मैग्नीट्यूड पता है 1 1 1, लिख लीजिए 1 प्लस 1 प्लस 1, आजकल इसको 3 बोला जाता है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, इसको मैंने ऐसा लिख दिया समीशन a डॉट बी, किसी को कोई दिक्कत, इज इक्वल टू 0। तो यानी यहां से समीशन a डॉट बी इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा, -3/2। तो इसका फाइनल आंसर किसके इक्वल हो जाएगा, -3/2, है ना। अब इसमें क्वेश्चन में चेंज क्या कर सकता है, इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट दे देगा पर फॉर्मूला सेम बना देगा, ठीक है। चले आगे चले, बस ये फॉर्मूला याद कर लेना, a प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर होता है सेम वही फॉर्मूला इसके अंदर बनता है। आगे चलते हैं, ये रहा। अब देखो जो चीज मैं तुम्हें बोल रहा था, इसमें इसने क्या किया, 3 वेक्टर्स है और इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट दे दिया, है ना। जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है आपके पास 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है आपके पास 3, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी ये कितना है आपके पास 5, और आपको ये बोला है इसका वैल्यू बता दो अगर ये नल मैट्रिक्स है। तो बस सेम वही फॉर्मूले में कहीं दिक्कत नहीं होगी, ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। भाई इसका फॉर्मूला बना दीजिए, ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए एंड दिस इज इक्वल टू 0। बच्चों इन तीनों का वैल्यू आपको पता है, ये हो जाएगा 4 + 9 प्लस 25 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 0, यानी यहां से रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा, देखें भाई 34 38 यानी -38 डिवाइड बाई 2, तो यहां से रिक्वायर्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा, -90। बस क्लियर है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 नंबर में पूछे जाने की पूरी संभावना है, लिख लें आप इसे। चलें आगे चलते हैं बच्चों, ये रहा। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है, ध्यान से सुनना।
प्रोजेक्शन की बात करते हैं। प्रोजेक्शन होता क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं भाई ये एक वेक्टर है, ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। बच्चों मुझे इस वेक्टर का इसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, तो भाई मुझे क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। देखें बहुत बच्चों को डाउट रहता है इसमें, सर फॉर्मूला क्या बनता है, ध्यान से देखना बच्चों। ऊपर तो क्या आता है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और नीचे क्या आता है, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं। वापिस से बोलना क्या आता है भाई, जहां बैठे हैं वहीं से बोले, तेज बोले, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन आता है। किसके ऊपर आ रहा है, बी के ऊपर, यानी नीचे कौन आ जाएगा, ठीक है, और इसका होल मैग्नीट्यूड, क्योंकि कभी नेगेटिव तो होगी नहीं, लेंथ है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू, चलिए अब इसका फॉर्मूला यहां पे लगाते हैं भाई, प्रोजेक्शन इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। भाई लगा दीजिए, ए डॉट बी कितना, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और इसका डॉट किसके साथ ले लेंगे आप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड विच इज अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 2 अपॉन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 9। ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 2/3। ये इसका फाइनल आंसर। एक नंबर में ये सवाल पूछा जा सकता है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलें आगे, अगला सवाल ये रहा। क्या बोला गया है, सुनना बच्चों, ए और बी परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, इसके भी भर भर के सवाल आते हैं। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी, यानी इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90, यानी cos 90 कितना होता है, 0। तो आप मुझे बता सकते हैं ए डॉट बी का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 0। ये अपन को गिवन है। अब देखें क्या क्या गिवन है आपको। ये गिवन है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना है, 30। आपको a का मैग्नीट्यूड पता है 5 है, आपको b का मैग्नीट्यूड बताना है कितना होगा। तो बच्चों ध्यान से देखें, अगर ये 13 है तो इसका स्क्वायर 13 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब यही होता है a प्लस बी का डॉट a प्लस बी के साथ, ये किसके इक्वल आ गया, 169। बच्चों इसका इसके डॉट यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 169। बच्चों a डॉट b 0 है और a डॉट b ही तो b डॉट a होता है, यानी ये भी क्या होगा आपके पास, 0 होगा। तो भाई यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल टू 169, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ b का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 12। ये आपका फाइनल आंसर। अब ये मुश्किल है क्या, इसी टाइप के सवाल वहां बनेंगे और तुम इजीली बना के भी आ जाओगे, ठीक है। बात तो तब है जब तुम्हें मैथ्स आसान लगने लग जाए, नहीं तो आसान नहीं होती है इतनी, ठीक है। पर हाँ जब लगने लग जाए तो समझ लेना चीजें तुम्हें समझ में आने लग गई है, ठीक है। चलें आगे चलें, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। एक नंबर में बेहतरीन सवाल पूछ सकता है। मैंने बोला ये मेरे पास बच्चों ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है, और दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो आप क्या बोलेंगे, सर ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि थीटा कितना है, 90। अरे ए डॉट बी निकाल सकते हो क्या, आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस के कैप, और इसका डॉट किसके साथ, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, एंड दिस इज इक्वल टू 0। बच्चों दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1, यानी लैम्डा कितना आ जाएगा, 1/2। लैम्डा कितना आ जाएगा इस केस में, 1/2। अब इस टाइप का सवाल नहीं कर पाओगे, कर लोगे, लिख लो, इसे लिख लो जल्दी से। चलें आगे चलते हैं, ये रहा, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर फॉर इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर है, अच्छा अगर ए का मैग्नीट्यूड पूछो कितना आ जाएगा, 1। आपको ये पता है इसका डॉट इसके साथ कितना है, 15। देखें ये एक नंबर में सवाल फिर से बनने, ये अपन ने वन शॉट में भी बहुत सारे किए थे। भाई इसका डॉट इसके साथ क्या बनेगा, देखें भाई आपको गिवन है x प्लस ए, या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता हो, और जिनको नहीं पता कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहां पे इनका डॉट ले लीजिए, ये 50। x का डॉट x के साथ मैग्नीट्यूड ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस x का a के साथ यह आ जाएगा माइनस x डॉट a प्लस a डॉट x और माइनस a डॉट a इज इक्वल टू 50। बच्चों ये देखो अब ध्यान से, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, सेम क्वांटिटी है,
यानी ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू 1 है इज इक्वल टू 15, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। ये इसका फाइनल आंसर। यहाँ पे अगर अब ये तो चलो एक होमवर्क तुम्हारा, अगर यहाँ पे 15 की जगह 80 होता, 80 होता तो फिर इसका वैल्यू कितना आता बताना कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं, है ना। समझ गए क्वेश्चन। यहां पे इसकी 15 की जगह अगर 80 दिया होता तो इसका आंसर क्या आता ये आपको बताना है। लिखें भाई जल्दी से, चले आगे देखें भाई। नेक्स्ट क्या बोला गया भाई, ए कैप बी कैप और सी कैप। बच्चों कैप का मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ए कैप इज इक्वल टू बी कैप इज इक्वल टू सी कैप, इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया 1। आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। अच्छा म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए डॉट दिस इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू सी कैप डॉट ए कैप इज इक्वल टू 0 भाई। परपेंडिकुलर वेक्टर से इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0। आपको इसका वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से देखें इसको कैसे सॉल्व अपन करने का सोच रहे हैं। मैंने क्या किया, इसके वैल्यू को बोल दिया भाई p, तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2a कैप प्लस b कैप प्लस c कैप। अब बच्चों आप क्या कीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। इस स्क्वायर करने का फायदा भाई p स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 2a कैप प्लस b कैप प्लस c कैप, इसका डॉट किसके साथ 2a कैप प्लस b कैप प्लस c कैप। बच्चों इसका डॉट इसके साथ कितना आ जाएगा 4a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस, देखें भाई अब 2a इसके साथ कितना बना देगा, ये बना देगा 2a कैप डॉट b कैप प्लस 2a कैप डॉट c कैप प्लस, अब इसका डॉट इसके साथ ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a कैप डॉट b कैप प्लस b कैप डॉट c कैप प्लस, बच्चों c का इसके साथ आ जाएगा 2a कैप डॉट c कैप प्लस b कैप डॉट c कैप। ध्यान से देखिएगा बच्चों इन सबका डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि ये वाला वैल्यू सबके सब क्या हो जाएंगे 0। मतलब यहां से p स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा इज इक्वल टू 4 प्लस 1 तो p स्क्वायर कितना आ गया बच्चों 6। इसका मतलब p का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 6। लिख लें। तो इस तरीके से देख लो, सेम वही प्रोसीजर, कुछ अलग नहीं है। अब या तो कोई बच्चे स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दे, उससे भी आंसर वही आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे चलते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। देखें भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, एंगल बताना है ए प्लस बी सच दैट आपको ये गिवन है अंडर रूट 3 ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ए और बी का मैग्नीट्यूड पता है कितना है 1, है ना भाई। दोनों अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया 1 के। आपको ए और बी के बीच में एंगल निकालना है, मतलब ए डॉट बी का वैल्यू पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो अब बच्चों आप क्या कीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अगर ये 1 था तो इसका स्क्वायर भी कितना होगा 1 भाई, लिख लीजिए ये आ जाएगा अंडर रूट 3a माइनस बी, इसका डॉट किसके साथ अंडर रूट 3a माइनस बी के साथ, ये कितना आ जाएगा 1 भाई। ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 a डॉट b एंड दिस इज इक्वल टू 1। भाई इसका वैल्यू रख दीजिए, ये 1 और ये 1, तो कितना आ गया 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 a डॉट b। तो बच्चों यहां से a डॉट b का वैल्यू कितना आ जाएगा अंडर रूट 3/2। बच्चों a डॉट b पता चल गया। अब अगर मैं इन दोनों के बीच में एंगल को थीटा बोल देता हूं, यानी cos थीटा आपके पास यहां से कितना आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो यहां से cos थीटा कितना आ जाएगा अंडर रूट 3/2 अपॉन 1 एंड 1। तो यहां से cos थीटा आ गया आपके पास रूट 3/2, यानी थीटा कितना डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है क्या? इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हैं। चलते हैं आगे, इस टाइप का सवाल भी बन सकता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ ए एंड बी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, मतलब आपको पहली चीज ये बोल रखा है कि भाई ए का और बी का मैग्नीट्यूड क्या है सेम। मैंने इसको लैम्डा बोल दिया। क्या बोल दिया लैम्डा, सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी ये किसके इक्वल दे रखा है 9/2। बच्चों अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ए डॉट बी की बात करूं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई ए डॉट बी। तो यहां से आप बोल सकते हैं सर cos थीटा इज इक्वल टू होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब बच्चों यहां पे आपको पता है इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री, यहां लिख दीजिए cos 60
मल्टीप्लाई ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी ये भी लैम्डा और ये भी लैम्डा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी विच इज 9/2। बच्चों cos 60 1/2 होता है, तो यहां से अगर 1/2 देखो ये इससे कैंसिल हो गया, तो लैम्डा स्क्वायर कितना आ गया 9। अब लैम्डा स्क्वायर 9 है तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 और -3। मैंने -3 को नेग्लेक्ट कर दिया, इसका रीजन तुम्हें बताना है, कमेंट बॉक्स तुम्हारा है कि -3 को रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि लैम्डा अपन ने क्या अज्यूम किया, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। चले आगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। अगले सवाल की बात करते हैं। अब देखो इसने साइन थीटा पूछ लिया बच्चों, तो इसमें घबराने की क्या बात है। साइन थीटा निकालने में आप क्या करेंगे, देखो एक तरीका तो क्या है, आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के cos थीटा निकाल दो और उससे फिर साइन थीटा आप इजीली निकाल सकते हो, पहला तरीका। दूसरा तरीका, आपको ये फॉर्मूला पता है कि भाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये किसके इक्वल आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा, और इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भाई अब दोनों में से आपके पास जो मन है वो निकाल लीजिए। बच्चों ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है, ध्यान से देखिए। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे एंड के, और यहां 1 -2 3 और यह आ जाएगा 3 -2 एंड 1। देखें भाई ए क्रॉस बी कितना बन जाएगा, आई ये आ गया -2 + 6 विच इज इक्वल टू 4 माइनस जे ये आ जाएगा -8 प्लस के ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो भाई यहां से ए क्रॉस बी निकल गया, तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा। भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 16, स्क्वायर ही निकाल लेते हैं ना, 16 + 64 + 16, 32 ऐड कर दिया तो 96, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √90। बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ ए का वैल्यू आप बता सकते हैं, यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ जाएगा √14। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी कितना आ जाएगा √4। अच्छा ये दोनों आ चुके हैं, अब मैं साइन थीटा के इसमें फॉर्मूले में रख देता हूं, तो √96 इज इक्वल टू √14 इंटू √14 इंटू साइन थीटा। तो यहां से साइन थीटा आपके पास आ जाएगा √96 अपॉन √14 इंटू √14। 16 6 96 होता है, तो 16 6 यानी 4√6। अब तो भाई इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा, कर लोगे। चले आगे, हो जाएगा ना ये 2 से ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 14 ये इससे 2 टाइम्स ये इससे 7 टाइम्स, 2√6/7 आंसर आ जाएगा। चले आगे, आगे बात करते हैं। देखिए ए पता है बी पता है, आपको ए वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर। अच्छा बच्चों एक वेक्टर ये रहा एक वेक्टर ये रहा, तो अगर मैं इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट की बात करूं तो भाई इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, आप बोलोगे सर ये 0 हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90। अब बच्चों इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर यहां से आप निकाल सकते हैं, 49 + 1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर 25 + 1 + लैम्डा स्क्वायर। तो भाई यहां से कितना आ जाएगा, ये 1 से 1 गया तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 50 माइनस 25, यानी लैम्डा स्क्वायर कितना आ गया 25। तो लैम्डा कितना हो जाएगा बच्चों 5। अच्छा -5 भी हो सकता है, बिल्कुल +-5 इसका आंसर, क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं है तो इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। लिख लें इसे जल्दी से, चले इसके 2 आंसर होंगे, लिख लीजिए। एक तो लैम्डा इज इक्वल टू 5 और -5, ये 2 आंसर हो गए। चलते हैं आगे, आगे बात करते हैं ए बी सी आर सच दैट, आपको ए बी सी, अब आपको एंगल बताना है ए और बी में। देखो एक तरीका जो क्वेश्चन इसका फॉर्म बनता है वो अपन पहले कर चुके, जहां पे a + b + c का मैग्नीट्यूड आपसे दे रखा होता है, ठीक है, और a.b b.c और c.a वो पूछ लेता है। एक तरीका ये भी बनाने का है क्वेश्चन कि आप a और b के बीच में एंगल बता दीजिए, कैसे निकालें। इस c को इधर लेकर आओ तो a + b इज इक्वल टू कितना हो गया -c हो गया। अब एक काम कीजिए, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर कर दीजिए। इसका फायदा भी आपको समझ में आ जाएगा, ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, है ना, क्योंकि -c का मैग्नीट्यूड और c का सेम बनेगा। बच्चों ये हो गया 9 + 25 + 2 टाइम्स ऑफ भाई ए और बी के बीच में एंगल, तो मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर। देखिए भाई ये कितना हो गया 40 15, तो cos थीटा इज इक्वल टू 15/30
तो यहाँ से cos थीटा आपके पास आ गया 1/2, यानी थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, इस तरीके से। अब अगर वो बी और सी में पूछता तो भाई बी और सी को इधर रहने देते, ए को इधर ले जाते। इस तरीके से ये सवाल पूछ सकता है। अब तुमसे ये हो जाएंगे इस टाइप के सवाल, कर लोगे। चले आगे, आगे देखें भाई, एबीसी आपको बोला है। अब देखो इसमें एक और टाइप जो इसने पूछने का तरीका है, आपको ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड बताना है। आपको ए बी सी का मैग्नीट्यूड पता है। अब ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए की नॉलेज अभी नहीं है, पर उसके लिए इसने कंडीशन दे रखी है, ईच वन ऑफ देम इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू। यानी अगर मैं ए का डॉट लेता हूं बी प्लस सी, है ना, तो भाई ये किसके इक्वल आएगा? 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है। सिमिलरली आप b का डॉट ले लें c प्लस ए के साथ, ये भी कितना आएगा आपके पास? 0। और c का डॉट ले लें a प्लस बी के साथ, ये भी कितना आएगा आपके पास? 0। तीनों को ऐड कर, जैसे ही ऐड करेंगे बच्चों ये आ जाएगा a डॉट b, ये 2 टाइम्स आ रहा है ना, और b डॉट c भी 2 टाइम्स आएगा, और c डॉट a, ये तीनों किसके इक्वल आ जाएंगे? 0। यानी यहां से समीशन a डॉट b किसके इक्वल हो गया? 0। और अगर ये हो गया तो आधा काम तो खत्म हो गया। अब आपको इसका वैल्यू निकालना था, इसको मैंने p बोला, तो p स्क्वायर कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ समीशन a डॉट b। बच्चों ये किसके इक्वल है? 0। इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है। लास्ट आंसर अब तुम्हें लिखना है इसमें कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर किसके इक्वल आ रहा है। देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। चलते हैं आगे, आगे बात करते हैं और किस टाइप की ये बात कर रहे हैं। देखें, आपको ए पता है, बी पता है, सी। देख लो सारे सवाल बहुत आसान है, सेम वही चीजें वो पूछ रहा है लगातार। इसने बोला है ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, यानी ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर सी, तो डॉट प्रोडक्ट विद सी इज इक्वल टू 0। यानी यहां से आपके पास बनेगा a डॉट सी प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b डॉट सी एंड दिस इज इक्वल टू 0। बच्चों a डॉट सी बताइए भाई, 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b डॉट सी -3 प्लस 2, -3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। क्या ये बात आप समझ पाए? इस तरीके से तुम लोग कर पाओगे, लिख लो। चले आगे, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अब क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ सवाल। देखें भाई बच्चों, ये सवाल पहला है, देखें इसने क्या बोला है। आप अगर इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आई क्रॉस जे क्या होता है या जे क्रॉस के क्या होता है, मुझे नहीं पता, तो देखें भाई आप क्या कीजिए, आई लिख लीजिए, जे लिख लीजिए और के लिख लीजिए। ध्यान से सुनना, इस तरीके से आप चल रहे हैं, ठीक है, एरो लगा दीजिए, ये एरो लगा। अब इस एरो के हिसाब से चलिए। अगर सेम डायरेक्शन में चलोगे तो पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो नेगेटिव। मतलब अगर आप आई क्रॉस जे निकालेंगे तो आई क्रॉस जे कितना आ जाएगा? के। जे क्रॉस के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? आई। और के क्रॉस आई इज इक्वल टू, इस तरीके से। पर अगर आप इसको रिवर्स करते हैं, आप रिवर्स मतलब मैं बोल रहा हूं आई क्रॉस के, इसके रिवर्स चले तो ये आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो अब देखिए भाई, अब तो बस रखते जाओ, ये आ जाएगा आई क्रॉस जे क्रॉस के कितना हो जाएगा? आई प्लस जे, आई क्रॉस के यानी माइनस जे प्लस के, आई क्रॉस जे कितना होता है बच्चों? ये हो गया 1 -1 + 1 विच इज इक्वल टू, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। इसमें एक और अच्छा सवाल बनता है, ये रहा वो सवाल, नहीं ये नहीं है, ये तो इजी है। देखें भाई, इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है, आपको ए और बी की नॉलेज नहीं है, पर थीटा निकालना। देखें ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड आप यहां से बोलेंगे, सिंस आपको क्या गिवन है, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये एक नंबर में आ सकता है सवाल, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। बच्चों ये तो इससे कैंसिल हो गया, यानी यहां से tan थीटा इज इक्वल टू 1, यानी थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? पाई बाय, लिख लीजिए। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल ये, आपको बोला गया है ए और बी दो वेक्टर्स है सच दैट इनका मैग्नीट्यूड है, और ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ए क्रॉस बी का? तो आप बोलोगे सर ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1। अब ध्यान से देखना, यहां पे आप इसमें फॉर्मूला लगा दें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। इसका वैल्यू आपको पता है 3, इसका वैल्यू पता है √2/3 और साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, यानी थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 45। आगे चलें, अगला, द वेक्टर्स फ्रॉम ओरिजिन
टू द पॉइंट ए एंड बी। देखें भाई ये ऐसा कुछ बोल रखा है, ये ओ से ए की तरफ और ओ से बी की तरफ, ये ओ हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब आपको ए भी पता है और बी भी पता है, ध्यान से देखें, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर। आपको क्या करना है, आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। बच्चों ध्यान से देखना, अगर ये ओरिजिन है, ये ए वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन, इस साइड को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए वेक्टर से, और इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बी वेक्टर से। इसको निकालने की जरूरत नहीं है। अब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल पता होना चाहिए। अगर दो साइड्स मुझे पता है ना, अगर दो साइड्स मुझे पता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ हाफ ओ ए क्रॉस ओ बी, इस तरीके से। ठीक है, अगर ओ ए और ओ बी मुझे पता है बच्चों, ये हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं, है ना। पर अगर ये साइड्स नहीं होती, सिर्फ ये वर्टेक्स से, जैसे ये तो ओरिजिन है, पर दूसरा पॉइंट होता तो फिर आप हाफ ए बी क्रॉस ए सी से एरिया निकाल देते। चलिए, अब ये तो निकालना आपको आता ही है ना, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये कैलकुलेशन है बस। तो जो भी एरिया है कमेंट बॉक्स में बता देना कितना आ रहा है। ठीक है, देख लेंगे अपन। चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। ये बेहतरीन 1 नंबर में आने वाला सवाल है। देखें, आपको बोला गया है ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर, ए क्रॉस जे का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा, इन टर्म्स ऑफ ए लिखना है। बच्चों ए वेक्टर के बारे में मुझे अभी नहीं पता है, तो मैंने क्या किया, इसको मान लिया a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। अब अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो ध्यान से देखें, a क्रॉस आई यहां लिख लेते हैं, a क्रॉस आई इज इक्वल टू a1 आई क्रॉस आई प्लस a2 जे क्रॉस आई प्लस a3 के क्रॉस आई। बच्चों ये कितना बन जाएगा, ये तो 0 हो गया है ना, प्लस a2 आई क्रॉस जे के होता है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के प्लस a3 और के क्रॉस आई, आई जे के आई जे, आई जे एंड के, तो के आई कितना होता है, जे। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड बता दीजिए, ए क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड। तो यहां से आप बोल देंगे सर ए क्रॉस आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस a3 का होल स्क्वायर। अब बच्चों थोड़ा सा पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। जब यहाँ पे i था तो a1 के अलावा दोनों आ गए, तो अगर यहाँ पे j होता है ना, तो फिर क्या होता, j में a2 के अलावा दोनों आते तो a1 स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। सिमिलरली a1 क्रॉस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये देखें आप, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर, तीनों को ऐड कर दें तो ये 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा मॉड ऑफ ए का। ये आपका फाइनल, ठीक है, इस तरीके से ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन देके पूछ लेगा। अगला सवाल ये रहा। अब यहाँ पे एक मैं आपको लाग्रेंज आइडेंटिटी बताता हूँ, जो आपके एनसीईआरटी में मिसलिनियस में एक क्वेश्चन है ना, वो प्रूव करने का क्वेश्चन है, कई बार वो प्रूव करने का क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, और डायरेक्ट आप इसको याद करें, क्योंकि इस टाइप का सवाल भी आपके पास आ सकता है। ध्यान से देखें, वो ऐसा कुछ था कि यहां पे लिखा हुआ है a क्रॉस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे लिखा है आपके पास a डॉट ए, यहां लिखा है b डॉट b, यहां लिखा है a डॉट b और ये लिखा है b डॉट ए। ये लैग्रेंज आइडेंटिटी, और इसको आप ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a क्रॉस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर। ये, और अगर आप इसको इधर लेकर आते हैं तो आपके पास आइडेंटिटी ऐसी बनती है, a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस a डॉट b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। प्रूव करना बहुत आसान, a क्रॉस b क्या होता है, मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b साइन थीटा, मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है। अब देखिए ये सवाल तो बहुत आसान हो गया, आपको ये वैल्यू निकालनी थी, तो ये वैल्यू के लिए आपने क्या किया, सिंस आपको पता है a क्रॉस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर विच इज 10 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। बच्चों ये कितना हो जाएगा, 400 माइनस 144, ये हो जाएगा 256 है ना, ये हो जाएगा a क्रॉस b का होल स्क्वायर। तो यहां से a क्रॉस b कितना आ जाएगा आपके पास, 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए बच्चों, अब बात आती है 3 वेक्टर्स कोप्लेनर।
अगर तीन वेक्टर बच्चों कोप्लेनर है, मतलब एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर, ये तीसरा वेक्टर, इसको पता कैसे करेंगे? तो आप एक वेक्टर को दो वेक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं और सीधे सीधे अगर आपको बोलना है तो आप क्या कीजिए, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर, then a1 a2 a3 b1 b2 b3 and c1 c2 c3 is equals to 0। ये a1 a2 a3 क्या है बच्चों? a वेक्टर अगर आप लिखेंगे a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, तो यहां से a1 a2 a3 आ जाएगा। सिमिलरली b वेक्टर के लिए लिखेंगे c वेक्टर के लिए, इससे आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब ये जैसे आप इसके अंदर लगाएंगे, ये आ जाएगा लैम्डा 1 2 1 लैम्डा -1 और 2 -1 एंड माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। बच्चों ओपन कर दीजिए, लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर -1 देखें भाई, ये आ जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 2 और प्लस 2 ये आ जाएगा -1 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा -2 -2 -4 लैम्डा इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस हटा दो तो ये आ जाएगा लैम्डा क्यूब प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू, कुछ बहुत गंदी सी कैलकुलेशन नहीं बन गई है ये, है ना? 1 1 2 लैम्डा 1 2 ठीक है, 1 ठीक है, चलो तो लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर -1 ये आ जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 2 और प्लस 2 -1 -2 लैम्डा, ये तो ठीक है। तो माइनस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा, ये प्लस लैम्डा -2 -2 -4 हो गया और प्लस और -4 लैम्डा, ठीक है, ऐसा कुछ बन गया। इसके तो एक भी रियल रूट नहीं है, इसके एक भी रियल रूट नहीं है, रियल रूट तो है पर एक ही होगा। अब वो कैसे निकालेंगे, 0 -1 रखा तो -1 आ गया। तो बच्चों इससे एग्जैक्ट आंसर कुछ हो सकता है, इसमें डाटा में कुछ गड़बड़ हो, ठीक है, हाँ इससे एक आंसर निकल जाएगा, पर वो अभी तुम्हें इतना, तुमने अभी मैथ्स नहीं पढ़ी है। इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है, 0 पे वैल्यू पॉजिटिव, -1 पे नेगेटिव, यानी 0 से -1 के बीच में है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे आप हो सकता है कुछ मैंने एक नंबर गलत लिख दिया हो, ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, इसको -2 करके देखिएगा, है ना। पर तुम्हें ये समझ में आ गया कि अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो कैसे करोगे, ये तुम देख लेना, ठीक है। बाकी ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा या तो कमेंट बॉक्स में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में कि इसमें क्या किस डाटा में गड़बड़ थी, ठीक है। बाकी तरीका ये, ठीक है। चले आगे आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अगला। नेक्स्ट सवाल है आपके पास इस टाइप में, देखें भाई, यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द एरिया। बच्चों ध्यान से देखना, आपको एरिया निकालना है। अब मैंने यही बात की थी आपसे, अगर ए है, ये बी है और ये सी, बच्चों इसका पोजीशन वेक्टर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 1 2 3 है, आपको बी दे रखा है 2 -1 एंड 4 और सी भी आपको क्या गिवन है 4 5 एंड -1। बच्चों यहां से आप ए बी वेक्टर लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर यानी बी माइनस है, विच इज आई कैप -3j कैप प्लस के कैप। सिमिलरली आप BC या फिर AC में से कोई भी वेक्टर लिख सकते हैं। आप एक काम कीजिए, BC वेक्टर लिख लीजिए, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 6j कैप -5k कैप। अब बच्चों एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ AB क्रॉस BC। आप ये लगाइए, आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, सेम बस ये सेम जो सेम टर्मिनल वाली साइड्स होती है, को टर्मिनल साइड्स, वो आपको लेनी होती है। अगला, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर 2i कैप, ठीक है ना, और क्या दे रखा है -j, ठीक है। आपको एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम दे के फाइंड टू यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू इट्स डायगोनल। अब देखें, अपन ने शुरू में किया था एक सवाल, आपको बताया था भाई, ये मैंने बोल दिया ए वेक्टर है, ये मैंने बोल दिया बी वेक्टर, ठीक है, ऐसा कुछ बोल दिया। इसका डायगोनल 1 D1 ये किसके इक्वल आता है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के, और D2 यहां से कितना आता है, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर होता है। और अगर ये होता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर साइड्स पता है तो D1 क्या लिख दोगे, D1 इज इक्वल टू किसी को भी ए किसी को भी बी मान लें, तो 2i कैप -4j कैप -5k कैप।
और इसका माइनस किस क्या कर दोगे, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बच्चों ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा -6i कैप और -8k कैप। ठीक है ना, ये तो हो गया D1। सिमिलरली D2 निकालना है, इन दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड डायरेक्ट करते हैं, 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k। ये D1 आ गया और D2 आ गया। यूजिंग द डायगोनल वेक्टर्स फाइंड एरिया। अब डायगोनल वेक्टर्स के थ्रू एरिया क्या बनता है मैं बता देता हूं, हाफ D1 क्रॉस D2। अरे D1 क्रॉस D2 निकाल लोगे और अगर वो निकल जाएगा इस तरीके से आंसर आ जाएगा। बताना इसका आंसर क्या बन रहा है। ठीक है, सिर्फ मैंने आपको क्या छोड़ा है, सिर्फ मैंने क्रॉस प्रोडक्ट के जो आंसर्स है वो आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है। चलते हैं आगे। ये बोल रखा है ये 3 वेक्टर्स हैं, फाइंड द एरिया हैविंग डायगोनल दिस एंड। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, सबसे पहले अगर मैं डायगोनल की बात करूं, इसको मैंने D1 बोल दिया, तो D1 आपको क्या पता था, a प्लस बी। बच्चों a प्लस बी आप यहां से निकाल सकते हैं इन दोनों को ऐड करके, विच इज i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। सिमिलरली D2 निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास b प्लस सी, और b प्लस सी कितना हो जाएगा निकाल लीजिए, ये आ जाएगा माइनस i कैप प्लस 2j कैप। अब बच्चों आप एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए, एरिया इज इक्वल टू हाफ D1 क्रॉस D2, ये आ जाएगा हाफ। देखें भाई D1 क्रॉस D2 निकाल लेते हैं, तो ये s को ऐसा लिख लेते हैं, हाफ i j k 1 माइनस 3 2 माइनस 1 2 एंड 0। तो ये आ जाएगा 1/2 i कैप माइनस 4 माइनस j कैप 2 एंड k कैप, साथ में कितना आ जाएगा 2 और माइनस, और इसका मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 16 प्लस 4 प्लस 1 अंडर रूट 21/2 स्क्वायर। बस सीधे से, बस ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, कैलकुलेशन इसी में हो सकती है, इसी चैप्टर में। चले आगे, अगला ये रहा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, एक सेकंड यूनिट प्रोडक्ट से याद आया, इसने ये भी तो पूछा था, फाइंड 2 यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू इट्स डायगोनल। तो इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखो, है ना भाई, ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा -6j कैप -8k कैप डिवाइड बाय, इन दोनों का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 6400, यानी ये बन जाएगा 10, है ना, तो -3j कैप -4k कैप डिवाइड बाय, और इसकी डायरेक्शन में आ जाएगा 2 कॉमन निकाल लो, 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप डिवाइड बाय, ये तो अपन भूल ही गए थे। ठीक है, हाँ पर चलें आगे चलते हैं। ये फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a प्लस बी एंड a माइनस बी। इसको मैंने बच्चों p वेक्टर बोल दिया, है ना, और इसको मैंने q वेक्टर बोल दिया। तो भाई p वेक्टर कितना आ जाएगा, देखिए a प्लस बी विच इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k। सिमिलरली q वेक्टर क्या आ जाएगा, a माइनस बी, ये आ जाएगा गया माइनस j कैप -2। अब मुझे कौन सा वेक्टर निकालना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी कैसे निकलता है क्रॉस प्रोडक्ट से, ये आ जाएगा i j एंड k, ये आ जाएगा 2 3 4 0 -1 एंड माइनस, तो ये आ जाएगा i कैप -6 प्लस 4 माइनस j कैप -4 एंड k कैप माइनस, ये आ जाएगा -2i कैप प्लस 4 j कैप -2। अब इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आप निकाल दीजिए ना, देखो 36 4 16 4 और 4 8, कितना हो गया 4 5 6, ठीक है, ये आ जाएगा -i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डिवाइड बाय रूट। देखना क्या ये आ रहा है क्या, भाई इसका 2√6 हो जाएगा, √24। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। अब ये सेम उसी टाइप के सारे सवाल बन रहे हैं। अब सबसे मुश्किल सवाल ये बन सकता है जो आपके मिसलिनियस में दे रखा है ना। अच्छा ये समझ में आ गया अपन ने क्या किया, क्रॉस क्यों लिया। एक ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर से परपेंडिकुलर है कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है, अपन ने वन शॉट में बात की हुई है। आपको ए बी सी वेक्टर्स पता है, पी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है ए और बी। चलिए एक ऐसा वेक्टर बताइए जो ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो पी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब ध्यान से सुनिएगा, ए क्रॉस बी आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, लिख लीजिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे एंड के, और साथ में यहां आ जाएगा 1 4 2, और ये आपके पास आ जाएगा 3 -2 एंड 7, क्या आ जाएगा आई कैप 28 और 4 32 माइनस जे कैप 7 -6 प्लस के कैप -2 और -12 -14।
ये आपके पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी। अब बच्चों आप क्या करेंगे, पी वेक्टर लिख लेंगे, पी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के। अब आपको P डॉट सी पता है 18 है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो C के साथ, तो P डॉट सी इज इक्वल टू लैम्डा, तो इसका डॉट C के साथ डायरेक्ट लिख लो 64 प्लस 1 और माइनस 50। P डॉट सी 18 है तो लैम्डा यहाँ आ जाएगा 9, तो लैम्डा कितना आ गया, लैम्डा को 2 कहाँ रख दोगे, इसके अंदर, और आपका फाइनल आंसर क्लियर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते। तो आई होप, देखो इस चैप्टर में इतना मुश्किल सवाल तो नहीं बन सकता, ज्यादा से ज्यादा डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट के सवाल पूछ सकता है, ठीक है। हाँ, पर नेक्स्ट चैप्टर में तुम्हें मजा आने वाला है अल्टीमेट, उसमें तो यार अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। कोशिश रहेगी मेरी हर एक सवाल को अच्छे से मैं बिल्कुल डीप में एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि थ्योरी जो है वो थोड़ा सा लंबा और मुश्किल चैप्टर रहता है, मुश्किल नहीं रहता, इंटरेस्टिंग चैप्टर रहता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड एवरी कंसेप्ट ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और सबसे पहले शुक्रिया आपका, ठीक है, सब बच्चों का कि इतना प्यार दिया पहले के भी लेक्चर्स में और आगे वाले लेक्चर्स में भी, आप लोगों के मैं देखता रहता हूँ कमेंट्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 3D के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इससे पॉजिटिव, इससे मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।